अन्नू कपूर जी आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में है। विविध भारती भोपाल और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। अन्नू जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि भोपाल से आपका क्या रिश्ता है? मेरा सौभाग्य है कि मेरी जन्मभूमि है। क्या बात है। इतवारे मोहल्ले में 20 फरवरी 1956 को आया था। आने की डेट याद है, जाने की डेट बता नहीं पाऊंगा। आप आकाशवाणी भोपाल में आज हैं हमारे बीच और सचमुच ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे श्रोताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब यदि हम आपकी इस यात्रा का, आपकी कला यात्रा की बात करें, हमारे श्रोता आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं उनकी आपके बारे में जानने की। हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस क्षेत्र में आते गए, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आपने क्षेत्र में कदम रखा और आज अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब रहे आप? मैं IAS करना चाहता था या डॉक्टर बनना चाहता था। ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नजर आए क्योंकि मेरे पिताजी की एक लोक नाटक मंडली थी, भोपाल थिएटर नाम था उसका। सो उस वजह से कालीन जो समाज था, उस वक्त की जो सोसाइटी थी, वो ये गाने बजाने को, नाटक को, एक्टिंग को हे दृष्टि से देखा करते, नीची नजरों से देखा करते थे। इसलिए सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इस वजह से हमारी माताजी हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चे सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS करें, और मेरा एकेडमिक करियर भी अच्छा था। लेकिन आई कम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, गरीब माँ बाप का बेटा। इस वजह से पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा और कभी चाय की दुकान खोल ली, कभी लॉटरी के टिकट बेचे, कभी चूरन के नोट बेचे, पटाखे की दुकान चलाई, स्ट्रगल किया। और अंत में पिताजी ने कहा कि भाई जब हाथ पैर मार ही रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई छूट गई है, तो तुम मेरी नाटक मंडली ज्वाइन कर लो। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ही मैंने अपने बाबूजी की, मतलब हमारे पिताजी की नाटक मंडली ज्वाइन की और वहां पे रोज नाटक करते थे। भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण अवतार, लैला मजनू, शीरी फरात, कत्ले तमीजन, दही वाली, मस्तानी गुजरी। एक जगह से दूसरे जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बॉर्डर तक गए, कभी गुजरात के तक चले गए। वो करते रहे। उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर तब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जब नियति तुम्हें इसी दिशा में ले जा रही है, तुम्हारा भाग्य वहीं लग रहा है कि तुम्हें कला के क्षेत्र में आना है, तो ठीक से करो, तो अप्लाई कर दो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए। इस तरह से मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आना हुआ। मध्य प्रदेश से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है, गहरा रिश्ता रहा है और तमाम संघर्षों के बावजूद इसी माटी में आपने संघर्ष किया और इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि NSD में आपने प्रवेश लिया और उसके बाद निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जिससे बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिली हुई होगी, ऐसे लोगों का सामना हुआ होगा जिन्होंने आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया होगा। हम जानना चाहेंगे कि फिल्मों की ओर आप कैसे मुड़ गए और वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको फिल्मों की ओर पहुंचा दी? परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्नातक होने के बाद वहां की रेपर्टरी कंपनी में काम करता रहा। फिर 1 साल फ्रीलांसिंग भी मैंने की। उसी दौरान मेरे ब्रदर ने एक प्ले डायरेक्ट किया था जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। वो लेके हम लोग मुंबई नगरी में गए। वहां पे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर मारूफ लोगों ने उस प्ले को देखा और इत्तेफाक से हम लोग फिर वापस आ गए दिल्ली में। दिल्ली में ही मैं रहता था और यहाँ पे मुझे एक दिन पंकज कपूर साहब मिले, कहने लगे कि श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे हैं और तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही थी वहां पर, तो तुम एक लेटर लिखो। तो मैंने श्री श्याम बेनेगल को एक लेटर लिखा। वो भी प्ले देखने आए थे और मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी और सौभाग्य की बात थी कि श्री श्याम बेनेगल जैसे महान निर्देशक ने मेरे पत्र का जवाब दिया। इसी बीच में एग्जैक्टली मुझे तो डेटे भी याद है, 25 जून 1982 को मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां मैसेज पड़ा हुआ था, प्रकाश झा। बहुत बड़ा नाम। हाँ, अब तो बहुत बड़ा नाम। जी। तो प्रकाश झा ने मैसेज छोड़ा था कि मुझे फोन करो। मैंने उनको भाई साहब को फोन किया तो कहने लगे कि रंजीत ने फौरन तुम्हें, मेरे बड़े भाई साहब फौरन तुम्हें बॉम्बे बुलाया है। तब बॉम्बे कहते थे, मुंबई। इस तरह मैं 28 जून को दिल्ली से चल के 29 जून 1982 को मैं मुंबई पहुंच गया। वहाँ पे श्याम बेनेगल साहब से मिला। उन्होंने कहा अभी टाइम है फिल्म में। बस ऐसे ही उनकी फिल्म की, फिर वापस लौट के आया तो फिल्म बेताब मिल गई। जावेद अख्तर साहब ने दिलवाई वो फिल्म। उसके बाद फिर शबाना आजमी की वजह से मुझे ये खंडहर फिल्म मिल गई और इस तरह से स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आपके फिल्मी सफर की हम बात कर रहे थे, आपने शुरुआत की बात की, किस तरह से आपने कदम
कदम रखा फिल्मों में। हम जानना चाहेंगे कि अब तक कितनी फिल्में आपने की होंगी? आई रियली डोंट हैव, आई हैव नेवर काउंटेड। मैंने कभी काउंट नहीं किया। बहुत सारे छोटे छोटे से 5-5, 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपए के रोल किए। नियति ने वही लिखा था, तो अब क्या किससे क्या शिकायत करें। और मुझे सचमुच नंबरिंग मुझे याद नहीं है, और ना भी याद रखना चाहता हूँ, ना ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बड़े बड़े जो हीरो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 300 फिल्में की हैं या 400 फिल्में की हैं। इंपॉर्टेंट 400 और 300 के फिगर में नहीं है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस ये है कि आपने उनमें से कितनी फिल्में ढंग की कितनी फिल्में ढंग से की हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने। सबसे यादगार रोल आपको किस फिल्म का लगता है सबसे अच्छा, जहां आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला हो, जहां आपको संतुष्टि मिली हो और आपको लगा हो कि आपने मन से काम किया है और जैसा आप चाहते थे वैसा काम किया आपने? देखिए, संतुष्टि तो कलाकार को लालची होना बहुत जरूरी है। कलाकार अगर लालची नहीं है, लालची इस संदर्भ में कि अगर वो सेटिस्फाइड हो तो फिर उसकी ग्रोथ, उसकी प्रगति रुक जाती है। एक कलाकार को हमेशा चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए उसकी कि वो हमेशा और बेहतर काम करे। तो मैं इतना बता सकता हूँ उन फिल्मों को जिनको करते हुए बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। सो ये आनंद नाम की जो चीज़ है वो सबसे पहले मुझे अनिल चौधरी ने जब मुझे कबीर सीरियल में काम करवाया था, सारे जोखिम उठा के कि ये तो कॉमेडियन है, कबीर पंथ की लोगों ने कहा है किसको ले लिया आपने, जबकि लाइन में स्वर्गीय विनोद खन्ना और स्वर्गीय ओमपुरी जैसे लोग खड़े हुए थे। परंतु श्री अनिल चौधरी को शायद मुझ में, मैंने उनके साथ काम किया था, हंसता खिलंदड़ा बातें करता हुआ अन्नू के अंदर शायद उनका विश्वास था कि कबीर की जो मीमांसा है, कबीर में जो परमानंद की झलक है, वो स्रोत मेरे अंदर से भी फूट सकता है। तो वो कबीर, वो प्रथम अनुभव था जहां मुझे लगा कि मजा आ गया। आपने फिल्मों में काम किया, आपने टीवी के लिए काम किया, रेडियो में भी आपने प्रोग्राम किए। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया? मैं तो मजे के लिए काम करता हूँ डेफिनेटली, और अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करने की कोशिश करता हूँ, बला नहीं टालता हूँ। बेसिकली बेईमान आदमी नहीं हूँ मैं। सो अपनी भूमिका मुझे रेडियो पे हो, टेलीविजन पे हो, थिएटर पे हो, सिनेमा में हो, एज ए डायरेक्टर हो, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह ईमानदारी, सादगी के साथ, समर्पण के साथ निभाने पे विश्वास करता हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ रेडियो के ऊपर, सो अगर आप लोगों ने मुझे देखा है, मुझे रिकॉर्ड किया है, वीडियो के ऊपर भी रिकॉर्ड किया है, मैं वहीं पर वो जो पढ़ रहा होता हूँ या जो बोल रहा होता हूँ, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा होता कि लिखा हुआ बोलना है या लिखा हुआ पढ़ना है। नहीं, उसमें मेरा अध्ययन, मनन और चिंतन सब कुछ शामिल होता है। मैं जब कोई कहानी सुनाता हूँ तो मैं हो जाता हूँ, मैं स्वयं हो जाता हूँ, उसमें डूब जाते हैं आप। हाँ, बगैर डूबे हुए। वो है ना कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, आपको डूबना पड़ेगा। जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं। एक एक शब्द के पीछे न जाने कितनी आप किसी की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। एक जिंदगी का वर्णन मजाक बात नहीं है। फिल्मों में कितना आपने बहुत बड़ा लंबा समय बिताया है, कितना बदलाव देखते हैं तब और अब, कितना परिवर्तन नजर आता है? जो समाज में परिवर्तन है वो फिल्मों में नजर आता है। समाज में जो घटता है वही रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी। समाज में जो घटता है वो रिफ्लेक्ट होता है फिल्म्स के अंदर, अच्छे रूप में हो, बुरे रूप में हो, लेकिन बाहर से कुछ नहीं आता। यानी कि फैंटेसी भी आपकी आज की जो प्रेजेंट की रियलिटी है उसके सापेक्ष में फैंटेसी की जाती है। इसका उदाहरण आपको दूंगा कि 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर आए, उससे पहले जब हम जाते हैं, हमारे बचपन में जाते हैं, तो बचपन में कहानियां सुनते थे कि दादी और नानी कहानी सुनाती थी कि चांद में एक खरगोश बैठा हुआ है, एक बुढ़िया चरखा काट रही है, चांद के बारे में ऐसी बातें होती थी। परंतु वैज्ञानिक प्रगति ने इन सारी बातों को झुठला दिया। आज के बच्चे से बोले कि चांद में एक बुढ़िया तरका चटका कातरी के, डैडी कम ऑन, डोंट बी सिली, कुछ नहीं, हमें मालूम है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है, हमको वी आर फेमिलियर विद द फेमिलियरिटी। यथार्थ से, रियलिटी से हम वाकिफ हो चुके हैं। तो जिस दिन हम रियलिटी से वाकिफ हो जाते हैं उस दिन हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो फैंटेसी है, उसी सापेक्ष में होने लगे। आज के टाइम पर अगर हम फैंटेसी करने बैठे, आज की फैंटेसी ये होगी कि यार जमीन पर हमने ये जो धरती है इसको बहुत बोझिल कर दिया है ना। इस धरती के अंदर जो पर्यावरण की समस्याएं आ रही हैं, मैं बताना चाहूंगा, पर्यावरण की एक संस्था है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। हम लोग हमारे पार्क की, हमारे आसपास के वातावरण स्वच्छ रहे, इसकी पूरी चेष्टा में हम रहते हैं। सो पृथ्वी भारी हो गई है। आज की परिकल्पना है कि आओ चलें मंगल के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे घर बसाएं, जहां फ्रेश एयर हो, जहां हमारे प्रधानमंत्री को ये ना बोलना पड़े आम जनता से कि स्वच्छ बनाओ भारत को।
आज की परिकल्पना ये, आज की फैंटेसी ये है। यदि आज जो अन्नू कपूर हैं, वो अन्नू कपूर यदि नहीं होते तो क्या होते? अन्नू कपूर नहीं होता, अन्नू कपूर कलेक्टर होता, संतरी होता, मंत्री होता, परंतु अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए पूरी तरह समर्पित होता। बस। हमारे विविध भारती भोपाल के श्रोताओं के लिए कोई बात कहना चाहेंगे आप? यूं तो भारतवर्ष ही मेरी पावन भूमि है, और ध्यान रहे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। ये भी ध्यान रहे कि मेरा केवल एक ही धर्म है और वो है भारत माता। तो ये देश मेरा देश है। इस देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका मुझे बोध है, मैं उसके लिए ज्यादा चिंतित रहता हूं। मुझे मेरी ड्यूटी याद रहती है अपने देश के प्रति। मेरे अधिकार तो हैं, परंतु अधिकारों से ज्यादा हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, तभी ये देश अपनी उन ऊंचाइयों को छुएगा। वो गरिमा जो हम स्वर्ण पाखी था, जो कभी आज भिखारी है जगत का। अगर भारत को अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाना है तो हम सबके हृदयों में जब तक अपने कर्तव्यों के प्रति बोध नहीं आएगा, अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति बोध आना बहुत जरूरी है, तभी हम वापस एक बार फिर इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। रेडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो कितना सशक्त और कितना मजबूत माध्यम है समाज में बदलाव लाने के लिए? देखिए, ललित कलाएं जितनी हैं ये सारे के सारे माध्यम हैं, और ये जो टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम हैं उनके माध्यम से हमारा देश बहुत बड़ा है। 120 करोड़ 125 करोड़ की आबादी का देश है। इन माध्यमों को ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जिस तरह से पूर्ण कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, और इसी रास्ते के ऊपर उनको चलना चाहिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से अपनी नगरी के, अपने जन्मभूमि के केंद्र से ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि मैं अपनी जन्मभूमि के लोगों से मुखातिब हो सकूं, बात कर सकूं, उन तक अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। बहुत खूब अन्नू जी। सचमुच हमें आज बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में हैं और हमारे श्रोताओं के लिए आपने इतनी अच्छी बातें की। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और तरक्की करें जीवन में, आप नित ऊंचाइयों को स्पर्श करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। स्टूडियोज में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।